फिर से आपके लिए लेकर आए हैं स्पेक्ट्रम बुक हिस्ट्री की। ठीक है, हम सेकेंड चैप्टर पर चल रहे थे और इससे पहले की और भी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लो, क्योंकि ये हर एक चैप्टर बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है, साथ ही नोट भी किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू मारते हैं। बोकलिंग संघ। ठीक है, बोकलिंग संघ 1905 में मैसूर और ब्राह्मण विरोधी थी। इस संघ क्या उद्देश्य थे? ये मैसूर 1905 में स्थापित हुई थी और ये ब्राह्मण विरोधी थी। उसके न्याय आंदोलन है, इसको बोलते हैं जस्टिस आंदोलन, इंग्लिश में जस्टिस और हिंदी में न्याय आंदोलन। ठीक है, तो इसमें मुदालियर और टी.एम. नायर और पी. त्यागराज, ठीक है, इन तीनों लोगों ने ये आंदोलन शुरू किया था और ये मद्रास में हुआ था। ठीक है, और 1917 में विधायिका पृथक प्रतिनिधित्व की मांग इन्होंने की थी। ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व की मांग विधायिका में। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन हुआ जो 1920 में हुआ, जिसके नेतृत्व किया था रामास्वामी नायर और बालाजी नायडू ने। ठीक है, आत्मसम्मान आंदोलन 1920 में रामास्वामी नायर और बालाजी नायडू ने किया था। उसके बाद आते हैं अरवीपुरम आंदोलन। ठीक है, 1888 में हुआ था शिवरात्रि। ठीक है, शिवरात्रि के दिन श्री नारायण गुरु जी के द्वारा। ठीक है, अरवीपुरम आंदोलन 1888 में शिवरात्रि के दिन श्री नारायण गुरु जी के द्वारा किया था। ये हुआ था कि जो भी शेड्यूल कास्ट है, यानी कि जो छोटी जात के लोग हैं, या आप बोल सकते हो ST, ठीक है, तो शिव की प्रतिमा की स्थापना की थी अरवीपुरम में। ठीक है, क्योंकि ये आगे बढ़ते हैं। मंदिर प्रवेश आंदोलन केरल में मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो, ठीक है, स्त्रियों को प्रवेश वर्जित था और जो SC ST जो नीचे कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी प्रवेश वर्जित था। तो गांधी जी के सपोर्ट के द्वारा और सुब्रमण्य बगिया के सपोर्ट के द्वारा केरल में मंदिरों को खोलने का प्रयास किया गया और 1931 में सुब्रमण्य बगिया स्थगित हो गया था। ठीक है, उसके बाद 1936 में टेम्पल फिर से ओपन हुआ और जो ट्रावणकोर के राजा थे उन्होंने केरल के मंदिरों को ओपन करने का आदेश दे दिया। ठीक है, 1938 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी मद्रास में मंदिर के लिए आदेश जारी किया। ठीक है, मंदिरों के लिए आदेश जारी करवाया श्री राजगोपालाचारी मद्रास में मंदिरों के लिए 1938 में। ठीक है, याचना अभियान 1887 में हुआ था और इसमें हुआ था कि याचना अभियान में ये कहा गया था कि जो कम उम्र के बालिकाएं हैं उनकी शादी या उनका विवाह नहीं करवाना। ठीक है, इसी वर्ष कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था 1887 में। ठीक है, और इस सम्मेलन प्रत्येक ईयर होता था और जिसके अध्यक्ष थे MG रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा। ठीक है, और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस मद्रास में हुई थी और MG रनाडे और रघुनाथ राव इंडियन सोशल जो कॉन्फ्रेंस मद्रास में हुई थी। ठीक है, नेतृत्व करता थे MG रनाडे और रघुनाथ राव इसी वर्ष। ठीक है, और इसका सम्मेलन पर ईयर होता था और 1887 में मद्रास में इसी वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ठीक है, और इस कांग्रेस के अधिवेशन में याचना अभियान चलाया गया जिसमें कहा गया कि कम उम्र के बच्चों की शादी ना करवाने के लिए। ठीक है, तो ये तो थोड़ी कहानी थी, आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी 1786 से 1831 तक, ठीक है, ने वली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। देखें, इसके पहले भी कुछ है। तो शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, 1786 से 1831 में वली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल्ला अजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। ठीक है, काफिरों के देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया शाह अब्दुल अजीज ने। ठीक है, किसी दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का, और शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने 1786 से 1831 में वली उल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाया। आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर विलय करने पर
ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। ये आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक कि सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह दल उग्र था। सैयद अहमद का यह दल उग्र था। इसका केंद्र पटना था। इसका केंद्र कहाँ था? पटना था। टीटू मीर का आंदोलन देखते हैं। बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, ठीक है, मीर निथार अली, और जिन्हें टीटू मीर के नाम से जाना जाता है, ने इस आंदोलन का प्रवर्तन किया था, टीटू मीर आंदोलन का। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को हिंदू जमींदारों एवं अंग्रेज नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया। ठीक है, जो टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को हिंदू जमींदारों और जो भी अंग्रेज नील सौदागर थे उनके विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी अहिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्ष विशेषकर उस वर्ष जब टीटू मीर का निधन हो गया, इसके कार्यकर्ता एवं पुलिस में अनेक झड़पें हुई। 1831 में इसी प्रकार के एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन हो गया था। आगे बढ़ते हैं। फराजी आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत अल्लाह ने की। ठीक है, इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत अल्लाह ने की थी। इस आंदोलन के फरायदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। ठीक है, इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूरी बंगाल था तथा इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की इसका कार्य क्षेत्र मुख्यतः कहाँ था? पूरी बंगाल। और इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाना था। हाजी शरीयत अल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ, ठीक है, टीटू मियाँ देख चुके हैं, आप आते हैं दुदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात आंदोलन ने क्रांति रुख अख्तियार कर लिया। दुदू मियाँ ने आंदोलन को एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तर तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किए। इस आंदोलन ने सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार किया, जिसका कार्य हिंदू जमींदारों, ठीक है, एवं पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था। दुदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया, किंतु 1847 में दुदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर हो गया। 1862 में दुदू मियाँ की मृत्यु के बाद भी यह आंदोलन चलता रहा, किंतु किसी बड़े राजनीतिक प्रश्न के अभाव में इसकी पहचान एक क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट रह गई। अहमदिया आंदोलन 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए, ठीक है, 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समाज और धर्म सुधार के लिए एक आंदोलन चला, जिसे अहमदिया आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, सन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद ने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। यह आंदोलन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। इसके नेता अपने को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार, ठीक है, इसके नेता अपने को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानने में थे। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का कार्य को अपने सर्वप्रमुख उद्देश्य मानता था। इसे गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद करने की मांग की थी। ठीक है, इसने गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिसे बोलते हैं जिहाद को बंद करने की मांग की थी। आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्य उदारवादी शिक्षा का प्रसार को बढ़ाया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादरिया नगर से प्रारंभ हुआ। मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक, ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक बारहीन-ए-अहमदिया में की है। आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन। ठीक है, 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार के यह मानने लगी थी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकारी मुसलमान थे। कालांतर में बहावी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रूप से यह धारणा एवं बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामने करने के लिए शीघ्र कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों के सहयोग के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खां कर रहे थे, ठीक है, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों ने शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज में सुधार आ सके। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। ये ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। ठीक है, कौन थे ये? अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे।
1876 में सरकारी सेवानिवृत्त होने के पश्चात, ठीक है, सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने 1878 में। ठीक है, अंग्रेज के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। उन्होंने अपील की कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृत्य है और सभी अन्य इस्लामिक रचनाएं इसके समक्ष गौड़ हैं। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों एवं ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती वह वस्तुतः गलत है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंध रूप में अनुसरण करने को गलत बताया। आगे बढ़ते हैं। सैयद अहमद खां एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बे में स्कूल खोले तथा अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 में उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम किया। वे मुसलमानों में पद प्रथा और बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्हें तलाक में स्त्रियों के भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी और मुरीदी की प्रथा के कड़ी शब्दों की निंदा की। वे हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के हैं और एक राष्ट्र के हैं। ठीक है, देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम में निर्भर करती है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करना चाहिए जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों पर लाभ उठा रहे हैं। यह सक्रिय राजनीतिक के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजों से अपने संबंध सुधारने चाहिए ताकि उनके हितों की पूर्ति हो सके। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जैसी नीति का भी समर्थन कर दिया। ठीक है, क्या बोलते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति का भी समर्थन किया सर सैयद अहमद खान ने। बाद के वर्षों में उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए। उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता है, ये कह डाला। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक, ठीक है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रकार से किया था। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया जो कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे हम अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, अलीगढ़ पर आधारित है। इसके मुख्य उद्देश्य इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना। मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि में भी क्षेत्र में भी सुधार लाना था। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। प्रमुख विचार देखते हैं। हम हिंदू और मुसलमान भारत की हवा पर पलते हैं। हम गंगा यमुना को पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों इसी भूमि की पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम निर्भर करती है, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। उसके बाद फिर इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था कि हिंदुओं के रहते हुए मुसलमानों का उद्धार नहीं हो सकता है। देवबंद स्कूल के बारे में देखते हैं। यह भी एक प्रकार की मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी
उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे, कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ करना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी, 1832 से 80 में राशिद अहमद गंगोही, 1828 1905 में संयुक्त रूप से की थी। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसे अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्यीकरण करने एवं उदार रूप अपनाने के रवैये पर कड़ा विरोध किया। मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने की कार्य की भी निंदा की। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। सर सैयद अहमद खां के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ एवं मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया। ठीक है, तो देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। सर सैयद अहमद खान ने के संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ और मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान के द्वारा मुस्लिम समाज में सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोध करता है। इसे सैयद अहमद खान के प्रयासों को मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों का नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामी सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वय हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को एक नए स्वरूप में डाला, जिससे कि राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों को धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल एक अन्य शासक सिबली नमामी का मत था। ठीक है, सिबली नमामी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान का भी शामिल किया जाए। उन्होंने 1894 से 96 में लखनऊ में नदवाताल उलमा और दारुल उलम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे। वे हिंदू और मुसलमानों एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों समुदाय लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं। पारसी सुधार आंदोलन देखते हैं। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों में के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई मादायासान सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार और पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यताओं को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं ने नेरोजी फरदोनोजी और दादाभाई नौरोजी और के.आर. कामा और एस.एस. बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार प्रारंभ हुई। पारसी धर्म की मान्यताओं एवं रीति रिवाजों ने इस सभा में अनेक परिवर्तन एवं सुधार किए। इनके पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया तथा विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया। सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थी। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत कारक के रूप में सामने आए। सिख सुधार आंदोलन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन से सिख समुदाय भी अछूता न रह सका तथा इसमें भी विभिन्न सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 1873 में अमृतसर से सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सिख धर्म के हितों का नुकसान पहुंचाने वाली ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़वादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूल की स्थापना की। लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। अकाली आंदोलन सिंह सभा की ही शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते जो सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। 1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग और अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया। लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में जो 1925 में संशोधित हुआ बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट के द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध
सिखों के संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया। ठीक है। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाई और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सराहनीय भूमिका अदा की। थियोसॉफिकल सोसाइटी या थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में करते हैं। इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवी मैडम एच डी ब्लेदवास्की और कर्नल एम.एस. अलकाउट ने की थी। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। ठीक है। 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, 1875 में। ठीक है। उसके किंतु 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट आड़ियार नामक स्थान पर परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायियों ईश्वरीय ज्ञान को अत्यधिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग और चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांतों पर विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य और वेदांत के विचारों में के अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति, रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों को भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। 1907 में कर्नल अलकाउट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट 1847 से 1933 में इसकी अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आए। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने मद्रास में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयास किए। स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यह स्कूल आगे चलकर कॉलेज और अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की। शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया, किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों एवं सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके कि हिंदू धर्म या समाज की दूरगामी प्रभाव हो सकें। यह किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में असफल रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा ही थे। धार्मिक परिवर्तन के रूप में भी थियोसॉफिकल समर्थकों को ज़्यादा हाथ नहीं लगा, लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर तब प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीयों की उनकी परंपरागत रीति रिवाज एवं दर्शन में बांधे रखा और उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें मिथ्या गर्व का भाव भर दिया। सुधार आंदोलन का योगदान एवं सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास का अत्यंत कड़ा विरोध किया। इसके कारण अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा। समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा वैज्ञानिक विचारधारा को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया और इसके कारण इसको अत्यंत विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है। अनेक समाज सुधारकों को अपमानित भी होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए तथा कुछ एक की हत्या करने की चेष्टा भी की गई थी। किंतु तीव्र विरोध के बावजूद भी इन सुधार आंदोलन ने लोगों की स्वतंत्रता एवं समानता का भाव जागृत किया। इसने लोगों को यह महसूस करने हेतु प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार उसे ईश्वर प्रदत्त करता है। कोई भी व्यक्ति, समाज या शासन इस पर रोक नहीं लगा सकता है। आंदोलन ने समाज में पुरोहितों के अधिकार को बड़ी कड़ी चुनौती दी। धार्मिक ग्रंथों, भाषाओं में किए गए अनुवादों से लोग विभिन्न धर्मों के अध्ययन कर सके तथा उनमें यह विश्वास लग जाएगा कि धार्मिक रीति रिवाज के पालन एवं धार्मिक अनुवाद का कार्य प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सके तथा इस कार्य के लिए उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इसलिए लोगों में किसी भी नियम, तर्क वितर्क के आधार पर परखने की समझ विकसित की। सुधार आंदोलन ने विभिन्न धर्मों के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें यह हीन भावना दूर हो सके कि उनका धर्म पिछड़ा हुआ है या अविकसित है। उसने मध्य वर्ग में
उसने मध्य वर्ग में नई समझ और चेतना जागृत की तथा उसके उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आंदोलन के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि शोषण एवं भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता है तथा इसके विरुद्ध तीव्र जनाक्रोश होता है। इसने तत्कालिक परिस्थिति में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता की रेखांकित की, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षा संस्थानों में इन विषयों का पठन प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य जगत के ज्ञान से भारतीयों ने तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि उनका धर्म और संस्कृति अपने आप में मान विरासत संजोई हुई है और वे पश्चिम से किसी भी प्रकार से कम नहीं हो। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव एवं शोषण पर कड़े प्रहार किए तथा इसके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना दी। लोगों में जागृति की पुरातन एवं व्यवहारिक रीति रिवाजों एवं परंपराओं को छोड़ने की अपील आंदोलनकारियों ने लोगों से की तथा बताया कि वे परंपराएं एवं मूल्य ही वास्तव हैं जो समय के साथ प्रासंगिक बने रहे। ठीक है, इसने लोगों को चिताया कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का अंधानुकरण न करें। इसने भारत के बौद्धिक एवं धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया तथा तत्कालिक विश्व के साथ इसके संपर्क स्थापित किए। इसने समाज सुधारकों ने लोगों की से अपेक्षा की कि वे पाश्चात्य ज्ञान एवं परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म एवं संस्कृति के अनुरूप करेंगे। इसने लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति का नया स्वरूप दिया, जो कि उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई। कालांतर इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में यह समझ विकसित हुई कि वे स्वतंत्र हैं और विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रहना चाहिए। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में भी सराहनीय कार्य किए। समाज सुधारकों ने तत्कालिक समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों जैसे कि सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा तथा पर्दा प्रथा इत्यादि पर कड़े प्रहार किए तथा काफ़ी हद तक इनके उन्मूलन में सफलता हासिल की। इन्हीं का प्रयत्न था कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली। ठीक है, विधवाओं की दशा में सुधार हुआ और दलितों एवं पिछड़ों की दशा सुधारने तथा उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में समाज सुधारकों ने अथक प्रयास किए। इस प्रकार सुधार आंदोलन का चरण भारतीय इतिहास में एक ऐसा चरण था जिसने न केवल भारतीय समाज एवं धर्म को नई दिशा दी, अपितु भारतीय इतिहास में एक नए अध्याय का समावेश भी किया। इन आंदोलन का ही प्रतिफल था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने में पूरा भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ तथा उसे जड़ से उखाड़ फेंका। सुधार आंदोलन का नकारात्मक प्रभाव। 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतः शहरी मध्यम से उच्च वर्ग तक ही सीमित रहा। कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों तथा शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने या अतीत की मान्यता और अपने अपने धर्मों से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। उनकी इन प्रवृत्तियों ने लोगों की सांप्रदायिकता के आधार पर विवाहित होने की गलत परंपराओं को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा दिया। अनेक इतिहासकारों का मत था कि देश में अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलनों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ाया है। सुधार आंदोलन में संस्कृति के कुछ चुनिंदे पहलुओं को ध्यान दिए जाने में संस्कृति के अन्य क्षेत्र जैसे स्थापत्य, संगीत और चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हुई। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति में भी संकुचित रहकर रह गए। उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया, जबकि भारतीय इतिहास के मध्य काल का अपना एक विशेष स्थान है तथा इसकी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां हैं। प्राचीन संस्कृति का अतिशय गुणगान करने से वे जातियाँ इसके विरुद्ध हो गईं जिनके पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण एवं उत्पीड़न के शिकार थे। प्राचीन काल में पुरोहित का सामाजिक एकाधिकार एवं वर्चस्व था। इसके कारण भी कई जातियों, विशेष रूप से निम्न जातियां, इन आंदोलन में सक्रिय नहीं हो पाई। कई मुस्लिम मध्यवर्गीय ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यीकरण किए जाने के प्रयास को उच्च वर्ग के हितों का पक्ष पोषण माना तथा इसे मध्य एशिया की मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास किया। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास में सामुदायिक सौहार्द को धक्का लगा। लोग आपसी भाईचारे कम हुआ। कालांतर में इसी मनोधारणा का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के लिए कुत्सित प्रयत्न प्रारंभ कर दिए, जिसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में सामने आई। ठीक है, समाज सारांश बाद में देखेंगे। पहले अब जो भी पढ़ा है उसको नोट कर लेते हैं। तो आते हैं इसके पश्चात यहाँ पर
बहावी मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई उसे ही बहावी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहावी आंदोलन को ही वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों के पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम जो प्रतिक्रिया हुई, ठीक है, क्योंकि पाश्चात्य क्या है, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो यूरोपीय हैं, ठीक है, तो यानी कि जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके प्रभाव में जब मुस्लिम लोग आने लगे तो उनके इस प्रभाव को दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया उसको बहावी आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन नाम दिया गया। ठीक है, वास्तव में यह पुनर्जागरण आंदोलन था, मतलब एक नए युग का आंदोलन था। शाह वलीउल्लाह 1702 से 62 में 18वीं सदी में मुसलमानों के वह प्रथम नेता थे जिन्होंने भारतीय मुसलमानों में हुई गिरावट में चिंता प्रकट की। 1702 से 62 में उन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाज और मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। तो इसमें हम नोट करो बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन बहावी आंदोलन, ठीक है। तो बहावी आंदोलन क्यों चलाया गया था? पाश्चात्य संस्कृति को दूर करना, संस्कृति, ठीक है, मुस्लिम, ठीक है, इसको ही वलीउल्लाह आंदोलन या वलीउल्लाह आंदोलन वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है, ठीक है। और इस में मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना, मुस्लिम कुरीति को दूर करना, ठीक है। तो मुस्लिम कुरीतियों को दूर करने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था और इसको वलीउल्लाह आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये काल था पुनर्जागरण काल, ठीक है, 1702 से 64। और भी देख लेते हैं क्या क्या नोट कर सकते हैं। 28 हज़ार मुसलमानों के प्रथम नेता थे शाह वलीउल्लाह, ठीक है। ये वलीउल्लाह नहीं वलीउल्लाह है, वलीउल्लाह है, ठीक है। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? लीडर शाह वलीउल्लाह, ठीक है। 1702 से 64। ये पूछा नहीं जाएगा, इनका डेट ऑफ तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा जाएगा कि वलीउल्लाह, ठीक है, कहाँ क्यों शुरू किया था, ठीक है, ये सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी वलीउल्लाह के विचारों को लोकप्रिय बनाने का प्रयत्न किया। शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी, शाह अल्लाह वजीज प्लस सैयद अहमद खां, ठीक है। शाह
अल्लाह वजीज और सैयद अहमद खां, इन दो लोगों ने जो इनके विचार को शाह वलीउल्लाह के विचार फैलाए। ठीक है, शाह वलीउल्लाह और शाह अल्लाह वजीद और सैयद अहमद खान ने जो शाह वलीउल्लाह के विचारों को समाज में फैलाया बड़े पैमाने पर। ये शाह अब्दुल्ला ही है ना, सही है, शाह अल्लाह वजीद है यार, इसको हटाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी छूटेगा नहीं, कोशिश करें कुछ भी ना छूटे। ये आपका बहुत बेहतरीन नोट तैयार होगा। ठीक है, शाह वलीउल्लाह और शाह अब्दुल्ला वजीज, शाह अब्दुल्ला वजीज, ठीक है, और सैयद अहमद खां, ठीक है, दोनों लोगों ने शाह वलीउल्लाह के विचारों को फैलाया था। ठीक है, तो शाह अब्दुल्ला वजीज और सैयद अहमद खां, इन दोनों लोगों ने मिलकर शाह वलीउल्लाह के विचारों को पहुंचाया, विचारों को दूसरों तक पहुंचाया और उनको लोकप्रिय बनाया। शाह अब्दुल्ला वजीज ने हिंदुस्तान को दारुल हर्ब यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया। ठीक है, हिंदुस्तान को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का आह्वान किया शाह अब्दुल्ला अजीज ने। ठीक है, दारुल हर्ब से दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम, दारुल इस्लाम, ठीक है, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाने का प्रयास किया था। दारुल हर्ब क्या होता है? काफिरों का देश, काफिरों का देश। ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान को, ठीक है, हिंदुस्तान को, इंडिया को, इंडिया लिख लो, हिंदुस्तान लिख नहीं पाएगा छोटी जगह पर, तो इंडिया को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम यानी काफिरों का देश से दारुल इस्लाम बनाने का प्रयत्न किया था शाह अब्दुल्ला अजीज ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में यह अभियान सिख सरकार के खिलाफ था, परंतु 1849 में अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय करने पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था। ठीक है, प्रारंभ में यह अभियान अंग्रेजों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ था, बाद में अंग्रेजों के खिलाफ हो गया। भावी आंदोलन की बात हो रही है। सभी लोग नोट करते चले। तो इन स्टार्टिंग, ठीक है, यह आंदोलन सिख के खिलाफ था। ठीक है, सिख से कहाँ पहुंच गया? अंग्रेजों के खिलाफ। सिखों के खिलाफ, ठीक है, सिखों के खिलाफ था, बाद में पहुंच गया अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, कब पहुंचा? 1849 में, 1849। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा पंजाब विलय पर यह अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया। यह आंदोलन 1870 तक चलता रहा, जब तक कि सैन्य बल द्वारा समाप्त नहीं कर दिया गया। सैयद अहमद का यह दल उग्र था और इसका केंद्र पटना था।
ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पर आते हैं सैयद अहमद वाली बात। यहाँ पर इन्होंने इस आंदोलन को उग्र बनाया, इस आंदोलन को उग्र बनाया, को उग्र बनाया और केंद्र पटना, केंद्र पटना, आगे देखते हैं। अब टीटू मीर का आंदोलन देते हैं। टीटू मीर का आंदोलन, टीटू मीर का आंदोलन, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खां के जो शिष्य थे टीटू मीर, इन्होंने ये आंदोलन शुरू किया था अपने नाम पर, ठीक है। तो बहावी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है। लेकिन ये सैयद अहमद बरेलवी है, ना कि सैयद अहमद खां। लेकिन सैयद अहमद बरेलवी, हमने शायद दोनों ही नाम गलत लिखे हैं। हम चले हैं सैयद अहमद खां के नाम पर, और ये सैयद अहमद बरेलवी है। तो इसको थोड़ा सा कट करो आप लोग। दोनों ही नाम थोड़े गलत थे। ठीक है। Oh, shit. तो साहबुल्ला बजीज ये तो सही है, लेकिन सैयद अहमद बरेलवी, देखो यहाँ पर सैयद अहमद बरेलवी, बरेलवी, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी। आगे बढ़ते हैं। अब टीटू मीर का आंदोलन देखते हैं। बहावी आंदोलन के संस्थापक, ठीक है, संस्थापक कौन थे? बहावी आंदोलन के सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य मीर निथार अली, ठीक है। मीर निथार अली का नाम ही टीटू मीर था, ठीक है। इनने आंदोलन का प्रवर्तन किया था, टीटू मीर आंदोलन का। टीटू मीर ने बंगाल के मुसलमान किसानों को हिंदू जमींदारों या अंग्रेजी नील सौदागरों के विरुद्ध संगठित किया, ठीक है। हिंदू जमींदार और, ठीक है, हिंदू जमींदार और अंग्रेजी नील सौदागर, इन दोनों के विरुद्ध संगठित किया बंगाल के मुसलमानों को। उसके बाद यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को आतंकवादी हिंसक नहीं माना, किंतु आंदोलन के अंतिम वर्षों में, विशेषकर जब टीटू मीर का निधन हुआ, इसके कार्यकर्ता एवं पुलिस में अनेक झड़पें हुई। 1831 में एक मुठभेड़ में टीटू मीर का निधन हो गया था। तो टीटू मीर आंदोलन देखते हैं, ठीक है। तो टीटू मीर आंदोलन क्या महत्वपूर्ण बात है, ये कौन थे? टीटू मीर थे कौन? तो टीटू मीर थे सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य, अहमद बरेलवी के शिष्य, ठीक है, के शिष्य थे टीटू मीर। उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, सैयद अहमद बरेलवी के शिष्य थे टीटू मीर, और इनका नाम, आगे बढ़ते हैं, इनका अन्य नाम क्या था? इनका अन्य नाम था मीर निथार अली, मीर निथार अली, अन्य नाम, अदर नेम मीर निथार अली। तो टीटू मीर का सेकंड नाम मीर निथार अली था, और इन्होंने टीटू मीर आंदोलन का शिलान्यास किया था, नेतृत्व किया था, ठीक है, ठीक है। और इस आंदोलन में
ये था बंगाल के मुसलमानों के लिए, बंगाल के मुस्लिमों बंगाल के मुस्लिमों को अंग्रेजी ज़मींदार, मतलब हिंदू ज़मींदार प्लस अंग्रेजी नील सौदागर, ठीक है, हिंदू जमींदार और अंग्रेजी नील सौदागर के विरुद्ध, ठीक है। तो टीटू मीर का यही आंदोलन था, ठीक है। लेकिन ये आंदोलन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ और टीटू मीर की मृत्यु के बाद खत्म हो गया था। तो टीटू मीर डेथ और आंदोलन खत्म आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, ठीक है, टीटू मीर की डेथ कब हुई थी? 1831 में। फराजी आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत अल्लाह ने की थी, ठीक है, हाजी शरीयत अल्लाह ने की थी। इस आंदोलन को फरायदी आंदोलन के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका मुख्य जोर इस्लाम धर्म की सच्चाई पर था। इस आंदोलन का कार्य क्षेत्र मुख्यतः पूरी बंगाल था। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र की मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना था, ठीक है। हाजी शरीयत अल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ के नेतृत्व में 1840 के पश्चात इस आंदोलन ने क्रांतिकारी रुख अपनाया। अब देखो इसमें बनाते हैं कुछ। तो हाजी सल्लाह ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। ये आंदोलन था पूर्वी आंदोलन में, ठीक है, और मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाने के लिए था, ठीक है। सामाजिक भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया गया था और, ठीक है, हाजी शरीयत अल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ के नेतृत्व में, ठीक है, दुदू के मियाँ के नेतृत्व में 1840 में, ठीक है, 1840 के पश्चात यह आंदोलन क्रांतिकारी रूप अख्तियार हुआ और दुदू मियाँ ने आंदोलन का एक नया स्वरूप किया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांतीय स्तरों तक संगठित किया। उन्होंने संगठन के प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किए। इस आंदोलन में सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार हुआ और जो हिंदू, ठीक है, सशस्त्र कार्यकर्ताओं का एक दल तैयार हुआ और जिसमें जो हिंदू जमींदारों एवं पुलिस के विरुद्ध संघर्ष करना था, ठीक है। दुदू मियाँ को अनेक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया किंतु 1847 में दुदू मियाँ की लंबी गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन कमजोर पड़ गया, ठीक है। 1857 में दुदू मियाँ गिरफ्तार हुए और 1862 में दुदू मियाँ की मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि किंतु किसी बड़ी राजनीतिक प्रेशर के अभाव में इसकी पहचान क्षेत्रीय धार्मिक आंदोलन के रूप में सिमट रह गई। आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। तो हम फाजी आंदोलन में आते हैं, फराजी आंदोलन। लेकिन टीटू मियाँ वाला ले लेते। टीटू मियाँ की डेथ कब हुई? तो टीटू मियाँ की डेथ हुई 1831 में। अब आते हैं फराजी आंदोलन। फराजी आंदोलन, ठीक है। ये आंदोलन फराजी आंदोलन। तो इस फराजी आंदोलन में शरीयत अल्लाह, ठीक है, शरीयत अल्लाह, हाजी शरीयत अल्लाह, हाजी शरीयत अल्लाह, ठीक है। हाजी शरीयत अल्लाह इसके नेतृत्व करता थे और प्रभावित क्षेत्र पूरी बंगाल
पूर्वी बंगाल। ठीक है, स्वराज आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, क्रांतिकारी आंदोलन। तो ये फराजी आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन था। ठीक है, उसके बाद किसके खिलाफ था भाई? ये जमींदारों और पुलिस के खिलाफ था। सब तरह की सच्चाई पर था, क्योंकि इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र पूर्वी बंगाल था। इसका मुख्य उद्देश्य इस क्षेत्र में मुस्लिम सामाजिक भेदभाव से बचाना था। हाजी शरीयतुल्लाह के दुदू मियाँ के नेतृत्व में। ठीक है, अब दुदू मियाँ आते हैं। हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र दुदू मियाँ 1840। ठीक है, पुत्र दुदू मियाँ, दुदू मियाँ। ठीक है, इनके पुत्र दुदू मियाँ थे। 1840 में इन्होंने कमान संभाली, 40 में कमान संभाली। ठीक है, 1840 में कमान संभाली और उसके बाद क्या हुआ कि दुदू मियाँ कैफी, और ये क्या था? इस्लाम की सच्चाई को स्वीकारना। ठीक है, ये फराजी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इस्लाम की सच्चाई प्लस मुस्लिमों को भेदभाव और शोषण से बचाना, भेदभाव व शोषण से बचाना। शोषण से बचाना, तो ये इसके उद्देश्य थे। उसके बाद जब दुदू मियाँ ने 1840 में कमान संभाली, उसके बाद क्या हुआ? क्रांतिकारी जोखिम त्याग किया। दुदू मियाँ ने आंदोलन का एक नया स्वरूप दिया। उन्होंने इसे गांव से लेकर प्रांत तक फैलाया। संगठन में प्रत्येक स्तर पर एक प्रमुख नियुक्त किए। इस आंदोलन ने सशक्त कार्यकर्ताओं को एक दयाल तैयार किया। ठीक है, दुदू मियाँ का आंदोलन को प्रसार। ठीक है, गांव से शहर तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? इन्होंने दुदू मियाँ ने इस आंदोलन और इन्होंने क्या किया? ठीक है, एक जनतंत्र तैयार किया। एक जनतंत्र तैयार किया और ये जनतंत्र क्या करता था? ठीक है, जनतंत्र हिंदू जमींदार और जो पुलिस के खिलाफ तो पुलिस के खिलाफ और हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये जो जनतंत्र खड़ा कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि दुदू मियाँ की गिरफ्तारियाँ हुई। ठीक है, इनकी गिरफ्तारी कब हुई? 1847 में इनकी गिरफ्तारी हुई और 1862 में दुदू मियाँ की मृत्यु हुई। ठीक है, 1847 में गिरफ्तार, 1847 में गिरफ्तार, 1847 में गिरफ्तार हुए और ठीक है 1853 में शायद मृत्यु हो गई थी इनकी। 1862 में मृत्यु हुई। इसलिए क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में बदल गया।
1862 में डेथ। ठीक है, तो ये एक क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में था, क्षेत्रीय आंदोलन। आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं अहमदिया आंदोलन के बारे में लिखना। अहमदिया आंदोलन। ठीक है, अहमदिया आंदोलन के बारे में हम लिखते हैं। तो अहमदिया आंदोलन किसने शुरू किया था? ठीक है, तो ये शुरू किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, ये कैसा आंदोलन था? उदारवादी था, उदार था। ठीक है, उदार था। और ठीक है, ये शुरू किया कब किया गया था? 1889 में। ठीक है, और ये मुस्लिम समाज और धर्म सुधार में के लिए था। ठीक है, क्या कि मुस्लिम समाज पर धर्म सुधार। ठीक है, ठीक है। और इसके जो अवतारक इसके जो थे वो क्या मानते थे? ठीक है, इसके नेता अपने आप को हजरत मोहम्मद की तरह का अवतार मानते थे। ठीक है, नेता हजरत मोहम्मद की तरह अवतार मानते थे। हजरत मोहम्मद का अवतार, मोहम्मद की तरह खुद को अवतार की तरह अवतार मानते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं और क्या क्या चीज़ें नोट करने लायक। आंदोलन मुस्लिम समाज में सुधार के लिए व्याप्त एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम उद्देश्य मानता था। इसमें गैर मुसलमानों के प्रति युद्ध जिहाद को बंद करने की मांग दी थी। ठीक है, इस आंदोलन में क्या था? जिहाद को बंद करना। ठीक है, जिहाद को बंद करना। जो मुस्लिमों जो हिंदुओं के विरुद्ध जो युद्ध होता था उसको जिहाद बोलते थे, और जो युद्ध करते थे उसको जिहादी बोलते थे। ठीक है, और इसको बंद करने की बात कही थी इन्होंने। उसके बाद आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के मध्य पाश्चात्यवादी शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा दिया। यह आंदोलन पंजाब के गुरदासपुर जिले में कदरिया नामक नगर से प्रारंभ हुआ। अब मिर्जा गुलाम अहमद ने अपने सिद्धांतों की व्याख्या अपनी पुस्तक, ठीक है, शुरुआत हुई थी कदरिया, पंजाब के कदरिया नगर से। स्टार्टिंग पंजाब के कादिया नगर से। कादी नगर से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और जो मिर्जा गुलाम अहमद है इन्होंने एक बुक लिखी थी। ठीक है, बुक का नाम क्या है? बराहीन ए अहमदिया। बराहीन
अहमदिया, ठीक है, बराहीन ए अहमदिया, इनकी बुक का नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद का। तो ये चीज़ थी अहमदिया आंदोलन की, ठीक है। कहाँ पंजाब के कादर नगर से शुरुआत हुई थी। इसमें जो भी मुस्लिम धर्म है और जो कुरीतियाँ हैं मुस्लिम धर्म में, उन सबको दूर करने के लिए था। और ये क्या था, ये पाश्चात्य संस्कृति को से प्रभावित था, पाश्चात्य से प्रभावित था, ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था। और ये उदारवादी आंदोलन था। और जो नेता थे उसको खुद को हजरत का अवतार मानते थे, हजरत मोहम्मद का अवतार मानते थे। और इन्होंने जिहाद को बंद करने की मांग की थी। जिहाद होता है हिंदुओं के प्रति युद्ध करना, और जो युद्ध करते थे उनको जिहादी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद आता है सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन लिख लो, अलीगढ़ आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। शुरुआत किसने की थी, सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, सर सैयद अहमद खान ने इसकी शुरुआत की थी। और ये पाश्चात्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनफैक्ट अंग्रेज़ों की बात बहुत मानते थे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के यहाँ काम किया था। और रिटायरमेंट के बाद इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था। और इन्होंने तो जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी उसको भी सपोर्ट किया था। और एक बार और देख लेते हैं ये वाला। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार का यह मानना था कि लोग इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे, ठीक है। तो 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजी सरकार पर यह मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर बहावी आंदोलन के प्रति सरकार विरुद्ध रुख से यह धारणा और बलती हो गई। किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार से यह महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पड़ने लगी थी, उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया। लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त हो सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए, ताकि मुस्लिम समाज में दशा की सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली के एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा में एक अंग्रेज मुक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा निवृत्त हुए। और ठीक है, अंग्रेजी भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सेवा से निवृत्त होने के बाद 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेजों के प्रति उनके समर्पण को प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी थी। उन्होंने अपील की कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा की दृष्टि से जोड़ की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों का एकमात्र धार्मिक ग्रंथ है और इन्होंने सभी अन्य मुस्लिम इस्लामिक रचनाएं उसके समक्ष गौड़ है। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों को और ज्ञान को प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती है वह वस्तुतः गलत है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य नहीं होना चाहिए, कोई भी धर्म ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्हें धार्मिक रीति रिवाजों को अंध रूप में अनुसरण करना गलत बताया, ठीक है। तो हम शुरुआत करेंगे 1857 के विद्रोह से। शुरुआत यहीं छोड़ो। कालांतर बहावी आंदोलन के प्रति विरुद्ध रूप से यह धारणा बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार से महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की यह गति तेज पकड़ रही थी। उसका सामना करने के लिए शीघ्र कोई कदम उठाना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों को बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों के सहयोग को इस्तेमाल करने का निश्चय किया। लेकिन सहयोग तभी से हो सकता है जब मुसलमानों में कुछ सशक्त विचारधाराओं से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों के एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सैयद अहमद खान कर सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था। तो ठीक है, हम शुरुआत करेंगे सैयद अहमद खान से। और ठीक है, ये पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे और अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा पक्ष करते हैं। और ये सरकारी संरक्षण और सहयोग प्राप्त होने की वजह से, ठीक है, जिससे मुसलमानों की शिक्षा का प्रसार कर रोजगार में वृद्धि की जाए, ताकि मुसलमान समाज में सुधार कर सकें। तो हम शुरू करते हैं। सैयद अहमद खान,
अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, और ये सर सैयद अहमद खान अंग्रेज़ों के पक्षकर थे, अंग्रेज़ों के पक्षकर ठीक है, अंग्रेज़ों के पक्षकर थे। और ये, ठीक है, ये मानते थे कि कुरान को वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण किया जाए, वैज्ञानिक दृष्टि से ग्रहण करें, ठीक है। ये मानते थे कि शिक्षा से रोजगार खुलेंगे, शिक्षा से मुस्लिमों के लिए रोजगार खुलेंगे, मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति सही होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। ये सरकारी सेवक थे, ये सरकारी सेवक थे, रिटायरमेंट के बाद, रिटायरमेंट पर इन्हें लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ILC का सदस्य बनाया गया, इन्हें ILC का मेंबर बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनके स्वभाव से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने नाइटहुड दी, ठीक है। 1888 में नाइटहुड की उपाधि मिली, ठीक है। तो 1888 में नाइटहुड की उपाधि मिली। इसके बाद देखते हैं और क्या क्या हुआ। उन्होंने अपील की कुरान की शिक्षाओं के पाश्चात्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जाए। उन्होंने घोषित किया कि मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है और अन्य सभी इस्लामिक रचनाएं इसके समझ गौर है। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक मुद्दों, मौलिक तर्कों एवं ज्ञान के प्रकार से की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती वह गलत है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाज का अनुसरण न करें। इनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, अन्यथा समाप्त हो जाएगा। उन्होंने रीति रिवाजों का अंध रूप में अनुसरण करना गलत बताया, ठीक है। और आगे देखते हैं और क्या क्या नोट कर सकते हैं। तो सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले और अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1875 में, ठीक है। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, की स्थापना, ठीक है। इन्होंने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की 1875 में। इन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने और उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक प्रयास किए। वे मुसलमानों में प्रथा और तलाक की घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों को भी सहमति लेने की मांग की। पीर और मूर्ति की प्रथा के कड़े शब्दों में निंदा की, ठीक है। पीर और मुनीर की निंदा की, पीर और मुनीर की निंदा की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
पीर मुरीद ने मुरीद की मुरीदी निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही देश के एक हैं और एक राष्ट्र के हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। मुरीद मुरीदी, पीर और मुरीदी की निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के हैं, एक राष्ट्र के हैं, एक देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। उन्होंने तरबियत मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी प्राप्त करना चाहिए ताकि वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें, जो पहले शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों पर लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिक के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेजियों से अपनी संबंध सुधारने चाहिए, उनके तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती थी। उन्होंने मुसलमानों को ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। दुर्भाग्य मुसलमानों की शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का समर्थन किया। ठीक है, स्टार्टिंग में हिंदुओं के साथ थे, पहले में हिंदुओं के साथ थे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फूट डालो राज करो, फूट डालो राज करो नीति का के समर्थक थे। फूट डालो और राज करो की नीति के समर्थक थे। ठीक है, और ठीक है, बाद के वर्षों में उनके सामुदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सैयद अहमद खां हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए, हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कि कह दिया, हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब उन्होंने अपने प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। फूट डालो राज करो की नीति के समर्थक हो गए एवं हिंदुओं के विरोधी हो गए। हिंदुओं के विरोधी हो गए। ठीक है, उन्होंने अपने विचार तहजीब उल अखलाक में प्रकाशित किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो कि मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहु प्रथा, पत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि में सुधार करना था। इस आंदोलन समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी। इन्होंने मुस्लिम समाज की आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने की प्रतिज्ञा भी आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। तो इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम संस्कृति एवं धार्मिक गतिविधि का केंद्र बना। ठीक है, तो तहजीब उल अखलाक में प्रकाशित किया था। इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के समर्थक थे, हिंदुओं के विरोधी हो गए और ठीक है, अंग्रेजों का ये कुरान के दृष्टिकोण से विरोध करते थे। ठीक है, कुरान को इस शिक्षा से मुस्लिमों की आर्थिक स्थिति मजबूत चाहते थे। ये उदारवादी थे।
उदारवादी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और लिख लीजिए, पर्दा प्रथा। ठीक है, पर्दा प्रथा। ठीक है, तलाक, पर्दा प्रथा तलाक। देखो, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा तथा दास प्रथा इत्यादि किस क्षेत्र में सुधार लाना चाहते थे? तलाक, बहुपत्नी, पर्दा प्रथा, तलाक, बहुपत्नी, विधवा पुनर्विवाह। आदि ऐड सप्ताह के समर्थक थे। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख विचार ये है कि हम दोनों हिंदू मुस्लिम भारत के अभाव पलते हैं। हम गंगा यमुना के पवित्र जल पीते हैं। हम दोनों की इसी भूमि में पैदावार खाकर पलते हैं। हम दोनों एक ही देश के हैं और एक ही राष्ट्र के हैं। एक ही देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर करती है। देवबंद स्कूल देखते हैं। यह भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन के दो प्रमुख उद्देश्य थे: कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमान के मध्य प्रचार प्रसार करना और विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ करना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर 1866 में मोहम्मद कासिम, ठीक है, नानूतवी 1832 से 80 एवं राशिद अहमद गंगोई 1828 1905 में संयुक्त रूप से की गई थी। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। ये आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पारदर्शी करने और उदार रुख अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया तथा मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेजी सरकार के समर्थन कार्य करने पर निंदा की। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत करता था। सैयद अहमद खान के संगठन एवं संयुक्त राष्ट्रवादी संघ मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया था। अब आते हैं देवबंद स्कूल के बारे में नोट करते हैं। देवबंद स्कूल ये धार्मिक उलेमाओं के द्वारा शुरू किया गया। संस्थापक कौन थे? धार्मिक उलेमा, धार्मिक उलेमा। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत था। अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत था। धार्मिक उलेमा ने इन्हें शुरू किया था। संस्थापक ठीक है, पाश्चात्य संस्कृति से खफा थे। पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी पाश्चात्य संस्कृति के विरोधी थे और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय AMU के खिलाफ फतवा जारी किया। ठीक है, AMU के खिलाफ फतवा जारी किया और उदारवादी रुख अपनाने का विरोध किया। जिहाद के समर्थक थे। राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC का स्वागत किया।
ठीक है। और आगे देखते हैं। और ये एक मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे धर्म उलेमा द्वारा प्रारंभ किया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कुरान एवं हदीस की शिक्षा एवं मुसलमानों के प्रचार प्रसार करना, विदेशी आक्रांताओं को धार्मिक युद्ध। ठीक है। तो मैं स्कूल की स्थापना संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर। सहारनपुर में देवबंद नामक जगह पर स्थापना। ठीक है, आगे देखते हैं। राशिद अहमदिया गंगोई। ठीक है, स्थापना। और 1866 मोहम्मद कासिम नंतोरवा और 1880 में राशिद अहमद ने संयुक्त रूप से की थी। तो मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गंगोई। मोहम्मद कासिम नानोतवी। मोहम्मद कासिम नानोतवी। मोहम्मद कासिम और नानोतवी। और राशिद अहमद गंगोई। ठीक है, राशिद अहमद गंगोई दोनों लोगों ने मिलकर इसे शुरू किया था। ठीक है, देवबंद नामक जगह पर, जिसे देवबंद स्कूल कहते हैं। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। ये आंदोलन अलीगढ़ के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन को मुस्लिम समाज का पाठ्यक्रम एवं उदार रुख अपनाने का कड़ा विरोध किया। ठीक है, राजनीतिक मोर्चे के देवबंद स्कूल ने 1888 में राष्ट्रीय कांग्रेस का स्वागत किया था। ठीक है, अहिंसा से शुरुआत किया राष्ट्रीय मोर्चे पर 1888 में। और देखते हैं, सर अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज धर्म हेतु कार्यों को कड़ी विरोधी था। यह सैयद अहमद के प्रयासों ने मुस्लिम समाज के लिए आतंकवादी बताया। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल में धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। मोहम्मद उल हसन, और इन्होंने समाज सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा को समर्थित हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में जमात उल उलमा ने हसन के विचारों को नया रूप में ढाला। ठीक है, मोहम्मद उल हसन। इसके थोड़ा अब और यहाँ फिर ठीक है, अब आते हैं मोहम्मद उल हसन। अब यहाँ से शुरू होते हैं मोहम्मद उल हसन। उसके बाद ठीक है, मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों का नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों में राष्ट्रवादी प्रेरणाओं में समझने के सराहनीय प्रयास किए। जमात उलेमा ने ठीक है, जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नया रूप दिया। हसन के विचारों को नया रूप दिया, जिससे कि राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल के अन्य समर्थक शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान का भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है, उन्होंने 1894 से 96 में लखनऊ में नदबाताल उलमा और दारुल उलमा की स्थापना की। ठीक है, शिबली नुमानी। ठीक है, देवबंद स्कूल के समर्थक, देवबंद स्कूल के समर्थक
सिबली सिबली मानी सिबली बानी है, सिबली नुमानी नुमानी, ठीक है, सिबली नुमानी। ये मुस्लिम शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, ये शिक्षा की पद्धति में अंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को भी सम्मिलित किया जाए। अंग्रेजी विज्ञान और यूरोपीय विज्ञान, अंग्रेजी में यूरोपीय विज्ञान को शामिल किया जाए शिक्षा में। अंग्रेजी प्लस, ठीक है, शिक्षा में अंग्रेजी प्लस यूरोपीय के पक्ष में थे। इसीलिए इन्होंने क्या किया, दारुल उलाम, ठीक है, नदबाताल उलूम और दारुल उलूम, नबदाताल उलूम और दारुल उलूम की स्थापना की। नदबाताल उलूम और दारुल उलूम, नव, बार बार वही गलती हो रही, नद पाताल उलम और दारुल उलम, ठीक है, 2 जगह की स्थापना की है। ठीक है, लखनऊ में 1894 से 96 में। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास रखते थे। हिंदू और मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों सदस्यों सद्भाव से रह सकते हैं और प्रगति कर सकते हैं। 1884 में लखनऊ में, 1894 से 96 लखनऊ, ठीक है, 1894 से 96 लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पारसी सुधार आंदोलन, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमान बाजी और मजाइनसा सभा का गठन किया। यहीं से शुरू करते हैं। तो हमें नोट क्या करना है, रहनुमाई मजदाया स्नान सभा, रहनुमाई मजदाया स्नान सभा का गठन हुआ 1851 में। इसका उद्देश्य पारसी समाज के पुनरुद्धार में पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यताओं को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं नौरोजी फर्रुद्दीन, दादाभाई नौरोजी, KR कामा और SS बंगाली प्रमुख थे। इन सभाओं के संदेशों की में पारसियों तक पहुंचने के लिए एक पवित्र रास्ता, ठीक है, गोफ्तार प्रारंभ गीत, पारसी धर्म की मान्यता एवं रीति रिवाजों से इस सभा में अनेक परिवर्तन सुधार हुए और इसने पारसी महिलाओं की स्थिति में सुधारने का प्रयास किया। विभिन्न बुराइयों जैसे प्रथा इत्यादि का विरोध की। सभी स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि और स्त्री की शिक्षा में बढ़ावा देने की प्रयास करते। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत रूप सामने आई थी। तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा नोट नहीं गए। पारसी धर्म सुधार देखते हैं। पारसी धर्म सुधार, पारसी धर्म सुधार, ठीक है।
किसने की थी? फरजादी रहनुमाई मदरसायन अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त प्रार्थियों ने के एक समुदाय ने 1891 में रहनुमाई मजदा मजदाया रहनुमाई मजदाया मजदाया स्नान, ठीक है, रहनुमाई मजदाया स्नान 1851। सभा का गठन हुआ सभा के द्वारा, ठीक है। समर्थक कौन थे? ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका पाली समाज का मतलब यही है। और आंदोलन के नेता पुनरुत्थान पारसी प्राचीन संस्कृति, पुनरुत्थान पारसी प्राचीन संस्कृति का, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? इसके समर्थक नेता नौरोजी फर्दनोजी, ठीक है। उसके बाद को फर्दनोजी, ठीक है। उसके बाद दादाभाई नौरोजी, ठीक है। उसके बाद कामा बीकाजी कामा, के आर कामा एस एस बंगाली, ठीक है। के आर कामा और एस एस बंगाली, ठीक है। तो ये तो इसके नेता लोग थे। आगे भी देखते हैं और क्या क्या हुआ था। उसके बाद ये सब 5 संस्कृति ओतप्रोत थे। सिख सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म समाज सुधार आंदोलन का सिख समुदाय भी अछूता नहीं रहा और इसमें भी विभिन्न समाज में धर्म सुधार के आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 33-73 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। अमृतसर में सिख सुधार आंदोलन। यहाँ से बढ़ते हैं। सिख सुधार आंदोलन, सिख सुधार आंदोलन कहाँ से? अमृतसर से, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अठारह में इसके 2 उद्देश्य सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना और सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाए हुए ईसाई मिशनरी एवं हिंदू रूढ़वादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। पाश्चात्य शिक्षा, ठीक है, और ईसाई व हिंदू, ठीक है, रूढ़वादिता, ठीक है, इनके विरोधी थे। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूल की स्थापना की। खालसा स्कूल खोले
ओपन इन ऑल पंजाब। खालसा स्कूल ओपन किए पूरे पूरे पंजाब में। उसके बाद लेकिन सभा प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। अकाली आंदोलन सविंग सभा की शाखा थी। ठीक है, अकाली आंदोलन से रफ्तार पकड़ी, रफ्तार बढ़ी। अकाली आंदोलन से रफ्तार बढ़ी। अकाली आंदोलन किसकी शाखा थी? सिंह सुधार आंदोलन की शाखा थी, शाखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अकाली आंदोलन सिंह सभा की शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट सामंतियों को मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षण के आड़ में भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे। देखो, सिख सुधार आंदोलन एक बार फिर से देख लो। ठीक है, 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म समाज सुधार आंदोलनों से सिख समुदाय भी अछूता न रहा तथा इसमें भी विभिन्न समाज सुधार एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा प्रारंभ हुई थी और इसके दो मुख्य उद्देश्य थे: सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ईसाई मिशनरियों और हिंदू रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूल की स्थापना की, लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली दल जुड़ गया। अकाली दल सिंह सभा का ही शाखा थे। अकाली दल के मुख्य उद्देश्य थे गुरुद्वारों में प्रमुख सुधार करना। अब गुरुद्वारों में प्रमुख सुधार मतलब है कि जो भ्रष्ट उदासी सामंत है उनसे गुरुद्वारों को मुक्त कराना। ठीक है, सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे जो सामंत थे, जो महंत थे। 1921 में अकालियों ने एक असहयोग और अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में, ठीक है, बहुप्रतिनिधि जो सिख गुरुद्वारा एक्ट आया, लेकिन इस गुरुद्वारा एक्ट को 1925 में संशोधित किया गया। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों को शीर्ष श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी को सौंप दिया गया। ठीक है, जो गुरुद्वारा एक्ट था, गुरुद्वारा एक्ट से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी को सौंप दिया गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और लिख लो। तो जो सिख गुरुद्वारा एक्ट आया इसमें क्या था कि सिख गुरुद्वारा श्रोमणी कमेटी या श्रोमणी सिख गुरुद्वारा कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी ठीक है। तो ये इस कमेटी के द्वारा सारे गुरुद्वारों में जांच पड़ताल और, ठीक है, अच्छाई बुराई कैसे क्या चल रहा है ये सब देख रेख ये कमेटी करती थी। उसका सर्कल सोसाइटी के बारे में हमने पढ़ा कि इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिमान मैडम H.T. ब्लावात्स्की और कर्नल M.S. अलकाट ने की थी। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में इन्होंने अमेरिका में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, किंतु 1882 में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के अड़गियार नामक स्थान पर परिवर्तित कर दिया। इसके अंदर ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षानुभूति एवं अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन के माध्यम द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद सांख्य, ठीक है, उन्होंने उपनिषद सांख्य और योग वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल एवं लिंग, जाति एवं रोग के भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों को भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु होने के पश्चात एनी बेसेंट ने, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनी और एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई तो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयास किए। इस स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा विषयों की शिक्षा दी जाती है। यही स्कूल आगे चलकर 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU की बना। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी
ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने के लिए वकालत की और शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध और विरासत से अवगत कराया, किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्य एवं सराहनीय प्रयत्नों के फलस्वरूप, ठीक है, सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म नहीं दे सकी जिसके कि हिंदू धर्म या समाज की दूरगामी प्रभाव पड़ सके, ठीक है। जैसे कि हमने नोट किया है कि भ्रष्टाचार से गुरुद्वारों को मुक्ति, ठीक है, 1921 में असहयोग एवं असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उसके बाद 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट आया, ठीक है। सिख गुरुद्वारा एक्ट में 1925 में संशोधन हुआ और इस 25 संशोधन में, ठीक है, शिरोमणि गुरुद्वारा एक्ट कमेटी बनी जो उदासी महंत थे उन पर देख रेख के लिए, ठीक है। ये कमेटी किसकी थी, किसके लिए थी, इनके लिए, जो भ्रष्टाचार से गुरुद्वारों की मुक्ति के लिए, ठीक है। उसके बाद शिव सर्कल सोसाइटी आती है। शिव सर्कल सोसाइटी बलावास्की और एम एस अल्काट ने की थी 1875 में, ठीक है। कहाँ पर की थी, यूएसए में की थी और इसका हेड ऑफिस भी यूएसए में ही था, ठीक है। 1875 उसके बाद 1882 में मद्रास में इसको हेड ऑफिस बनाया, मद्रास के अड़यार नामक जगह पर, ठीक है। जो कर्नल अल्काट थे 1907 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद 1893 में एनी बेसेंट को इसका अध्यक्ष बनाया गया और 1893 में एनी बेसेंट भारत आ गई थी, ठीक है। भारत आकर इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU बना। कब बना, 1915 में। तो ये तो था। और इन्होंने जो, ठीक है, स्त्रियों को लेकर ज़्यादा चिंतित थी ये, ठीक है। अगर इसको थोड़ा इधर देख लो तो स्पेशल फॉर वुमेन, स्पेशल वुमेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम में आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके कि हिंदू धर्म या समाज को दूरगामी प्रभाव हो सके या किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में असमर्थ रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा थे। धार्मिक परिवर्तनवाद के रूप में सोसाइटी के सामर्थ्यों में ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, ठीक है। बाकी सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके, इसमें कुछ भी नोट कराने लायक जैसा नहीं है, ठीक है। अब एक बार सारांश और देख लो आप लोग जो अपने पढ़ा है, ठीक है, उसके बारे में एक बार देख लो कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हमें किस पर विशेष ध्यान देना है। समाज सुधारक को प्रेरित करने वाले कारक, भारत की भूमि पर उपनिवेशी शासन की उपस्थिति, भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियाँ हैं जैसे कि भेदभाव, छुआछूत, अंधविश्वास, बहुपत्नी प्रथा, मूर्ति पूजा, महिलाओं का निम्न स्तर, उच्च जातियों की एकाधिकार मूलक और शोषणात्मक प्रवृत्ति इत्यादि। शिक्षा का प्रसार एवं विश्व ज्ञान संबंधी जागरूकता भी देखी हमने, ठीक है। पाश्चात्य आधुनिक संस्कृति का प्रभाव और विश्व के विभिन्न स्थानों में तत्कालिक महाशक्तियों की पराजय। 19वीं शताब्दी में लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद की अवधारणा का विकास और सामाजिक आधार, मध्यम वर्ग एवं पाश्चात्य शिक्षा द्वारा भारतीयों के नए वर्ग का उदय, बौद्धिक आधार दिखते। तर्कवाद की अवधारणा का विकास, विश्वव्यापी धार्मिक विचारधारा, मानववाद एवं धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा का विकास। समाज सुधारक आंदोलन में महिलाओं की स्थिति में सुधार, वे कारक जो महिलाओं की निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी थे, जैसे कि पर्दा प्रथा, बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, तलाक, सम्मति, ठीक है, संपत्ति के अधिकार में समानता, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, सती प्रथा इत्यादि। सुधार के प्रमुख सहयोगात्मक कार्य दिखते। समाज सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, निम्न विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी का नेतृत्व, स्वतंत्रता भारत का संविधान, महिलाओं के लिए संवैधानिक प्रबंध देखते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपको नोट करनी है। 1939 का बंगाल एक्ट आया, किसके लिए आया, सती प्रथा का अवैध घोषित कर दिया गया। 1795 लेकर 1804 में के बाद के बंगाल रेगुलेशन एक्ट के तहत इसमें बाल हत्या को जुर्म बना दिया गया और इसके तहत दंड और जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह लाया गया और 1891 में सम्मति आयु अधिनियम, जिसके तहत विवाह की उम्र में बढ़ाई गई। 1930 में सादा एक्ट आया, जिसमें बालिकाओं की एज शादी की उम्र 14 साल और बॉयज की मतलब लड़कों की 18 साल कर दी गई थी, ठीक है। उसके बाद 1854 का विशेष विवाह अधिनियम आया और 1855 में हिंदू विवाह अधिनियम, 1856 का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू का गोद लेने का पालन भत्ता देने के संबंधी अधिनियम, 1861 का मातृत्व लाभ अधिनियम, ठीक है। 1878 का बाल विवाह निषेध अधिनियम और 1856 में जो 1986 में संशोधित हुआ में महिलाओं व लड़कियों का अनैतिक शोषण नियम निषेध अधिनियम। 1961 में 1986 में ही संशोधन हुआ था दहेज निरोधक अधिनियम, जाति आधारित शोषण के विरोध संघर्ष कारक, जिनके कारण जातीय कठोरता में कमी आई। उपनिवेशी शासन का प्रभाव, सामाजिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन, दलित जातियों में शिक्षा का प्रसार, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, स्वतंत्रता भारत का संविधान। हिंदुओं के सुधार आंदोलन का एवं प्रमुख सुधारक बंगाल,
राजा राम राय ब्रह्म समाज देखेंगे, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधि सभा देखेंगे, कश्यप चंद्रसेन और भारत का ब्रह्म समाज देखेंगे, प्रार्थना समाज देखेंगे, और डेरोजी बंगाल आंदोलन देखेंगे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखेंगे, पश्चिम भारत देखेंगे, बाल शास्त्री जाम्बेडकर देखेंगे, विद्यार्थी के शैक्षिक एवं वैज्ञानिक समितियों देखेंगे, परमानंद मंडली देखेंगे, ज्योतिबा फूले और सतोदय समाज देखेंगे, गोपाल हरिदेश लोकहित वादी, गणेश सूत्र आगरकर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, दक्षिण भारत में श्री नारायण वर्मा नारायण धर्म परिपालन आंदोलन और बुक्कालिंग संघ देखा हमने, ठीक है। उसके बाद न्याय आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, संपूर्ण भारत, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज थियोसॉफिकल आंदोलन, मुसलमानों के उत्सव सुधार आंदोलन देखे हमने, बहावी आंदोलन, बलीउल्लाह आंदोलन, अहमदिया आंदोलन, सैयद अहमद खां एवं अलीगढ़ आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ठीक है। पारसियों के सुधार आंदोलन देखा है, रहनुमाई मजादाय शान मजदायर स्नान सभा, सिखों के सुधार आंदोलन देखा, सिंह सभा आंदोलन, अकाली आंदोलन, ठीक है। जो अभी हमने पढ़ कर आए हैं, सुधार आंदोलन में सकारात्मक प्रभाव देखिए, व्यक्तियों की स्वतंत्रता एवं समानता के अवधारणा का विकास, पूजा का अधिकार हर व्यक्ति को है, चाहे वह किसी भी जात का हो, मध्यम वर्ग में सांस्कृतिक महत्व की स्थापना, मानववाद और तर्कवाद की अवधारणा का विकास देखा हमने, शिक्षा व्यवस्था, पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा का प्रसार देखा, भारतीय समाज में आधुनिकता का विकास देखा, भारत के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक पृथक्करण की संपत्ति देखी, विभिन्न सामाजिक कुरीतियों का अंत देखा, राष्ट्रीय चेतना का विकास देखा हमने, सुधार आंदोलन को नकारात्मक प्रभाव देखा, संकुचित सामाजिक आधार और संस्कृति में चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व, जिससे संस्कृति के अन्य क्षेत्र उपेक्षित रहे, प्राचीन भारतीय संस्कृति को अत्यधिक महत्व, मध्यकालीन ऐतिहासिक संस्कृति की उपेक्षा, व्यक्तिगत धर्म की श्रेष्ठता एवं महत्ता की स्थापित करने का प्रयास, प्राचीन संस्कृति की व्याख्या में समाज की कुछ जातियों की उपेक्षा, साम्प्रदायिकता के उद्भव एवं विकास में अप्रत्यक्ष योगदान देखा हमने, ठीक है। तो हमने ये सब चीज़ें देखी हैं और हमने विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। जो पहले तो जो हमने अब उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आ जाता है, लेकिन इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसका होगा पूरी तरह से, दोनों चैप्टर का टेस्ट अच्छे से टेस्ट होगा, ठीक है। और ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम, फिलहाल तो कल जो हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों को एक कहानी के तौर पर पढ़ेंगे, जैसे कि हमने नोट्स बनाया है, ठीक है। इस नोट्स के तौर पर पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल मॉडल नहीं चलेगा, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे जितनी कहानी के तौर पर उसे हम याद रख सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।